Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 21 May 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Our first question is ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होने पर इसके ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है? लिथियम कार्बोनेट, क्लोरप्रोमेजिन, ब्यूप्रोपियोन, बेंजोडाइजेपिन्स। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिथियम कार्बोनेट। अगर किसी क्लाइंट को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लिथियम कार्बोनेट नाम की मेडिसिन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुख्य ड्रग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को हम मैनिक डिप्रेशन डिजीज कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर पर्सन के मूड में स्विंग्स देखने को मिलती हैं, यानी कि पर्सन का मूड एक जैसा ना रहकर बदलता रहता है। और क्लाइंट में ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक देखने को मिल सकते हैं। अब ये मूड स्विंग्स क्या है इसे समझ लेते हैं। पर्सन कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर अचानक से वो मैनिक एपिसोड फील करेगा, फिर डिप्रेशन होगा उसे, फिर मेनिया जैसे सिम्टम शो करेगा। यानी कि कुछ-कुछ समय बाद क्लाइंट के मूड में अचानक परिवर्तन आने लगते हैं, जिसमें कभी वो डिप्रेशन, कभी वो मेनिया ऐसे स्टेजेस से होकर गुजरता है। यही कंडीशन मैनिक डिप्रेशन डिजीज़ या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड के अंदर क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। जब क्लाइंट डिप्रेशन जैसे एपिसोड को फेस करेगा तो उसके अंदर लो एनर्जी होगी, यानी वो हमेशा थका-थका सा महसूस करेगा, लो मोटिवेशन होगा, लो इंटरेस्ट होगा, यानी वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेगा, किसी से भी बात नहीं करेगा, अकेला रहेगा, उदास रहेगा, थका-थका महसूस करेगा, लैक ऑफ मोटिवेशन फील करेगा। ये सभी डिप्रेशन के अंदर क्लाइंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही उसके डिप्रेशन वाली फेज़ मैनिक में कन्वर्ट होगी, मेनिया वाले एपिसोड उसमें आएँगे, तो पर्सन के अंदर आप अचानक हाई एनर्जी देखने को फ़ील करेंगे। इसके अलावा उसे कम सोने की आवश्यकता महसूस होने लगती है, डिक्रीज़ नीड ऑफ स्लीप उसे महसूस होता है। इसके अलावा वो लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी देखने को लगता है, यानी कि वो ऐसा मानता है कि वो बहुत पावरफुल है, वो किसी भी काम को कर सकता है और वो वास्तविकता से थोड़ा दूर होने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़्ड उसको फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, सारा दिन इधर-उधर घूमता रहेगा, हाई एनर्जी फ़ील करेगा। ये सभी मैनिक एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो डिप्रेशन में लो एनर्जी और मैनिक कंडीशन में हाई एनर्जी, और इनका रिदमिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस जो है वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर होने का एग्ज़ैक्ट कॉज़ होता क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये डिजीज कंडीशन जेनेटिक, एनवायरमेंटल, अल्टर्ड ब्रेन स्ट्रक्चर एंड अल्टर्ड ब्रेन केमिस्ट्री के कारण हो सकती है। और इस डिजीज का सच कहा जाए तो एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होने का वास्तविक कारण क्या है ये कोई नहीं पता कर पाया है, लेकिन जेनेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कॉज, ब्रेन की स्ट्रक्चर में बदलाव, ब्रेन के केमिकल लेवल्स में बदलाव के कारण ये डिजीज हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अब इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन की बात करें जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो मेडिकेशन है लिथियम, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये किस प्रकार से इस डिजीज़ को ठीक करती है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। जब किसी बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर के पेशेंट को लिथियम ड्रग दी जाती है, तो इस ड्रग के कारण इस क्लाइंट का मूड स्टेबल रहने लगता है। इसका जो बिहेवियर है, एक्सट्रीम लेवल का बिहेवियर है, वो डिक्रीज़ होने लगता है, पर्सन में हाई एक्टिविटी से नॉर्मल एक्टिविटी मोड में आने लगता है। और इसके अलावा अगर ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड कोई इम्बैलेंस हुआ है, तो वो भी कंडीशन इनकी वजह से ठीक होने लगती है। तो हम कह सकते हैं लिथियम देने से क्लाइंट का जो मूड है वो स्टेबलाइज़ होता है, उसका एक्सट्रीम बिहेवियर डिक्रीज़ होता है
और क्लाइंट के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस है वो मेंटेन होने लगता है और ये तीनों चीजें जैसे ही क्लाइंट के अंदर होने लगेंगी, क्लाइंट के अंदर ये डिजीज ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्लाइंट को हम साइकोथेरेपी दे सकते हैं, इससे क्लाइंट में ये चीज यहाँ पर ट्रीट की जा सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a symmetric mororeflex at birth is indicative of which of the following? अगर किसी बच्चे में असिमेट्रिक मोनोरिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है तो ये किस कंडीशन के होने को बताता है? ऑप्शन ए कर्निक्टरस, ब्रेन डैमेज, हर्ब्स पैल्सी या पैरालिसिस कंडीशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है। बच्चा जब मदर के वुम्ब में होता है तब 28 सप्ताह से लेकर 32 सप्ताह के जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, उस दौरान ये मोरो रिफ्लेक्स अपीयर होता है। और बच्चे जन्म के बाद जब 3 से लेकर 6 महीने की उम्र के बीच का होता है, तब ये रिफ्लेक्स यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम बच्चे को सडन लॉस ऑफ सपोर्ट फील करवाते हैं, यानी उसे गोदी में लेकर अचानक उसे उसके जिस जगह पर वो होल्ड किया हुआ है उस हाथ को हटाते हैं, तो बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि वो अब नीचे गिर रहा है। तो इस समय बच्चा अपने हाथों को बाहर की तरफ निकाल देता है, खोल देता है, यानी एब्डक्शन मूवमेंट शो करता है और फिर अचानक अपने हाथों को अंदर की तरफ खींचता है, यानी एब्डक्शन मूवमेंट शो करता है और फिर रोने लगता है। ये 3 चीज़ें लॉस ऑफ सपोर्ट करने पर किसी बच्चे में देखने को मिलती है, तो हम इसे मोरो रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। बच्चे को लॉस ऑफ सपोर्ट फील करवाने पर बच्चा एब्डक्शन, एडक्शन और क्राइंग मूवमेंट को शो करता है, तो ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स को माना जाता है और ये हेल्दी है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स चेक करने के लिए उसे लॉस ऑफ सपोर्ट फील कराया, अब बच्चे ने अपने बॉडी के एक हिस्से के तरफ के पार्ट को तो एब्डक्शन, एडक्शन शो किया, लेकिन एक तरफ की बॉडी पार्ट में ये मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, यानी बच्चा अपना एक हाथ तो खोल रहा है, यानी फैला रहा है, सिकोड़ रहा है, लेकिन एक हाथ को है जैसे ही रखता है, उसे ना तो खोलता है, ना सिकोड़ता है, यानी एक तरफ मोरो रिफ्लेक्स नहीं शो करता है, यानी असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स बच्चा शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में कौन-सी कंडीशन हो सकती है, ये आपको बताना है। यस, एग्ज़ैक्टली यहाँ पर सही आंसर होगा एब्स पाल्सी के अंदर। डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे के कंधे और हाथ को सप्लाई करने वाली C5 C6 नर्व प्लेक्सस के अंदर इंजरी हो जाए, तो बच्चे के हाथ की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। इस कंडीशन को हम इरेप्स पैल्सी कहते हैं और इस कंडीशन को चेक करने के लिए मोरोज रिफ्लेक्स चेक किया जा सकता है। बच्चे में एक हाथ के तरफ की नर्व्स में इंजरी के कारण वो अपने हाथ को प्रॉपरली मोरो रिफ्लेक्स के लिए मूव नहीं कर पाता। ये कंडीशन इरेप्स पाल्सी को बताती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बेसिक बट इम्पोर्टेंट। Next question is, nurse should expect a 3 years old child to be able to perform which action? एक 3 साल का बच्चा इनमें से कौन सा काम कर सकता है? रोलर स्केट्स चला सकता है, रॉप जंप कर सकता है, ट्राईसाइकिल राइड कर सकता है या फिर अपने शू लेसेस को टाई कर सकता है, जूते के फीते बांध सकता है। Yes, important question and the right answer is option C, ride a tricycle। आपने छोटे बच्चों की 3 पहियों वाली जो साइकिल देखी होगी, इस साइकिल को 3 साल का बच्चा चला सकता है। ट्राईसाइकिल को 3 पहिए वाली साइकिल को 3 साल का बच्चा चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is not included in Cushing's triad? इनमें से किस कंडीशन को हम कुशिंग्स ट्रायड में इंक्लूड नहीं करते हैं, यह आपको बताना है। हाइपरथर्मिया, ब्रैडिपनिया, ब्रैडिकार्डिया, वाइड पल्स प्रेशर। इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट एग्जाम, कुशिंग ट्रायड में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
जब भी हम क्वेश्चन ट्राइड की बात करते हैं, तो इस टर्म का इस्तेमाल हम किसी भी क्लाइंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने को बताने हेतु किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो इस कंडीशन में उसके अंदर 3 साइंस देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें कुशिंग ट्राइड के नाम से जानी जाती है। या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट जिसमें ब्रेन इंजरी है और ब्रेन इंजरी के बाद उसके अंदर ये 3 चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया और वाइड पल्स प्रेशर। तो इन चीज़ों को देखकर आप तुरंत अलर्ट हो जाएँगे कि क्लाइंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है। हाइपरथर्मिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम यहाँ पर सही मानेंगे। नॉर्मल अगर आपसे ब्रेन का प्रेशर पूछ लिया जाए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर पूछ लिया जाए, तो आप बता सकते हैं 5 टू 15 एमएम ऑफ एचजी। 5 से 15 एमएम ऑफ एचजी अगर प्रेशर ब्रेन का है तो इसका मतलब नॉर्मल है। इससे ज़्यादा होगा तो ये डेंजरस है। पुशिंग ट्राइड में क्या-क्या इंक्लूड किया? 3 चीज़ें। सबसे पहला ब्रेडिप्निया यानी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी नॉर्मल से, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाएगी और जो पल्स प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप अगर सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को घटा देंगे तो ये पल्स प्रेशर आएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। पल्स प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दिया जाता है, तो पल्स प्रेशर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following inborn error of metabolism that causes premature destruction of RBC? बच्चे में जन्म के साथ मौजूद वह डिजीज कंडीशन जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी जल्दी होता है, आरबीसी अपना जीवन काल पूरा करने से पहले ही टूट जाती हैं, ये कौन सी इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर डिजीज के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए फिनाइलकीटोनुरिया, हेमोसिस्टीन्यूरिया, G6PD या टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। Breakdown of RBC more frequent? Yes, exactly. The right answer is option C. Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency disease, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है, ये एक इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज grasping of object by closing fingers around it is by। अगर आप किसी बच्चे के हाथ में कोई चीज रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वो बच्चा इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए अपनी हाथ की उँगलियों और अंगूठे को बंद कर लेता है। ये कौन-सा रिफ्लेक्स कहलाता है? बच्चे की हाथ की हथेली पर किसी चीज को रखते ही वो उसे पकड़ने के लिए अपनी उँगलियों को फ़ोल्ड कर देता है, तो ये कौन-सा रिफ्लेक्स कहलाता है? गैगिंग, पाल्मर ग्रास्प, रूटिंग रिफ्लेक्स या फिर डॉल्साई रिफ्लेक्स? Yes, the right answer is option B. It is called palmar grasp reflex। बच्चे के हाथ में आप अपने फिंगर को रखिए, बच्चा तुरंत अपने उंगलियों को फोल्ड करके उस चीज को पकड़ लेता है। ये चीज पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइसॉप्स स्कोर इज यूज्ड फॉर। बाइसॉप्स स्कोर का इस्तेमाल इनमें से किस कंडीशन में किया जा सकता है? इंडक्शन ऑफ लेबर में, फीटल मॉनिटरिंग में, प्रोग्रेस ऑफ लेबर में या फीटल वेलबींग में? बाइसॉप्स स्कोर का इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इंडक्शन ऑफ लेबर को पता करने के लिए बाइसॉप्स स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं।
बाइसॉप्स स्कोर को हम सर्विक्स स्कोर के नाम से जानते हैं। इसे प्रोफेसर एमरिटस और डॉक्टर एडवर्ड बाइसॉप्स द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर एमरिटस ये ओबीजी से संबंधित थे और डॉक्टर एडवर्ड बाइसॉप्स थे। इन दोनों ने मिलकर अगस्त 1964 के अंदर बाइसॉप्स स्कोर या सर्विक्स स्कोर दिया गया था। बाइसॉप्स स्कोर एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है टू प्रिडिक्ट इंडक्शन ऑफ लेबर रिक्वायर्ड और नॉट। इस स्कोर को पता करके हम ये निश्चित कर सकते हैं कि किसी वुमेन में जिसमें डिलीवरी होने वाली है उसमें लेबर प्रोसेस या डिलीवरी प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा या हमें मेडिसिन देकर इसे शुरू करवाना होगा। एक बार फिर से समझिएगा, बाइसॉप्स स्कोर की मदद से हम इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं कि किसी फीमेल के अंदर लेबर प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा या फिर मेडिसिन्स या कुछ एफर्ट्स का इस्तेमाल करके हमें लेबर को शुरू करवाना होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना होगा। जब भी हम किसी फीमेल का सर्विक्स स्कोर या बाइसॉप स्कोर चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें 5 कंपोनेंट्स को चेक करना होता है और ये एक मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन है। बाइसॉप स्कोर करते समय मैनुअली वेजाइनल एग्जामिनेशन में 5 चीजों को चेक करके इस स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला सर्वाइकल डायलेशन जो कि सेंटीमीटर में है कितना हुआ है, फिर सर्वाइकल इफेसमेंट कितना परसेंट है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी कैसी है, सर्वाइकल पोजीशन कैसी है, फीटल स्टेशन कौन सा है। ये 5 चीजें हमें बाइसॉप्स स्कोर के अंदर चेक करनी होती है। और याद रखिएगा, बाइसॉप स्कोर में मिनिमम स्कोर 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following would the nurse expect in a 2 years old child? किसी 2 साल के बच्चे में नर्स इनमें से कौन सी एक्टिविटी को देख सकती है, उन्हें पाया जा सकता है? चाइल्ड टाई हिज shoelaces, child ride a tricycle, child use blunt scissors, child kick a ball forward। 2 साल का बच्चा इनमें से क्या कर सकता है? अपने जूते के लेसेस बांध सकता है, ट्राईसाइकिल चला सकता है, ब्लंट सीजर्स का उपयोग कर सकता है या फिर बॉल को आगे की तरफ किक कर सकता है, मार सकता है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 2 साल का बच्चा उसके सामने रखी हुई बॉल को आगे की तरफ किक कर सकता है, फॉरवर्ड किक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर इन न्यूबॉर्न? किसी न्यूबॉर्न बेबी में सीजर्स आने का सबसे कॉमन कारण कौन सा हो सकता है? हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज या फिर सेप्सिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर न्यूबॉर्न बेबी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया जैसी स्टेट हो जाती है, तो इससे ब्रेन सेल्स के अंदर इस्चीमिया कंडीशन डेवलप होने लगती है और बच्चे में सीजर लाइक एक्टिविटी देखने को मिलती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर्स इन न्यूबॉर्न बेबी, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रीमी ग्रेविडा मदर engagement occurs at approximately gestation। किसी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई मदर में एंगेजमेंट किस सप्ताह की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है? 30 से 32 सप्ताह के बीच, 32 से 34 सप्ताह के बीच, 34 से 36 सप्ताह के बीच या फिर 38 से 40 सप्ताह के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एम्स नॉर्सेट एग्जाम। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी प्रीमी ग्रेविडा मदर के अंदर 34 से 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर
एंगेजमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये एंगेजमेंट होता क्या है। डाउनवर्ड शिफ्ट, बेबीज हेड मूव्स इनटू पेल्विस इन प्रिपरेशन ऑफ बर्थ। बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो पेल्विस के अंदर चला जाता है, वेजाइना की तरफ नीचे शिफ्ट हो जाता है। इस चीज को हम एंगेजमेंट कहते हैं। जब बच्चे का डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा होता है तो बच्चा वुम्ब से पेल्विक कैविटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है, नीचे आ जाता है, ताकि वो डिलीवरी के दौरान वेजाइनल कैनाल से होता हुआ बाहर आ सके। बच्चे के वुम्ब में पेल्विस की तरफ शिफ्ट होने की इस प्रोसेस को हम एंगेजमेंट कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रीमी ग्रेविडा मदर्स के अंदर ये 34 से 36 सप्ताह के बीच में देखने को मिलता है। और जैसे ही क्लाइंट में एंगेजमेंट होता है, मदर को जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिफिकल्टीज हो रही होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, बिकॉज लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए अब ज्यादा स्पेस मिल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is most likely associated with cerebrovascular accident resulting from congenital heart disease? इनमें से कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से सफरिंग पेशेंट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जैसी डिजीज से सफर हो सकता है? एंडोकार्डाइटिस, लो ब्लड प्रेशर, पॉलीसाइथीमिया, कार्डियोमायोपैथी। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? हमारे ब्रेन के अंदर मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर अचानक कोई ब्लड क्लॉट बन जाए, जिसके कारण यहाँ से ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाए और वाइटल ऑर्गन्स तक, ब्रेन सेल्स तक ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह से ब्रेन की ये हिस्सा अपना काम नहीं कर पाएगी, यहाँ की सेल्स डेड हो जाएंगी। इसे हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। और इसके बाद मोस्टली आप पेशेंट के अंदर पैरालिसिस कंडीशन देखते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल कॉज के रूप में पॉलीसाइथीमिया कंडीशन हो सकती है। पॉलीसाइथीमिया क्या है? इसे हम पॉलीसाइथीमिया वीरा के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए हमारी कोई बोन है और बोन के अंदर ये बोन मैरो मौजूद है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस किसी वजह से पर्सन को, मान लीजिए कोई जेनेटिक कंडीशन थी, जन्मजात कोई रोग था, जिसकी वजह से इस बोन मैरो ने बहुत ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन किया। यानी इतनी ज़्यादा आरबीसी बना दी कि ब्लड में ज़्यादा आरबीसी ही आरबीसी मौजूद है। जब ब्लड में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो आरबीसी एक दूसरे से चिपक कर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनाने लगेंगी और इस क्लॉट के कारण जो ब्लड सप्लाई है वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी और क्लाइंट में सीवियर जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया के कारण एक्सेसिव ब्लड में आरबीसी का प्रोडक्शन हो जाता है और इससे सीवियर जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में फॉलिक एसिड की कमी के कारण डेवलप होते हैं, इस चीज को पता करने के लिए कौन से मार्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का, स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज का, फॉस्फेटाइडिल कोलिनेस्ट्रेज का, या फिर ब्यूटराइल कोलिनेस्ट्रेज का? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को पता करने के लिए किस मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है? यस, एग्जैक्टली गाइस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का इस्तेमाल करके हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज यूज्ड टू आइडेंटिफाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइट मेजरमेंट ऑफ अ 2 years old चाइल्ड इज डन बाय। किसी 2 साल के बच्चे की हाइट को मेजर करने के लिए आप किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे? इन्फेंटोमीटर, स्टेंडियोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, गोनियोमीटर।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टैंडियोमीटर। इस क्वेश्चन पर आप गौर करिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो होता है हाइट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और एक होता है लेंथ। यहाँ पर आप लेंथ लिख लीजिएगा। जब भी आपसे जब भी आपसे लेंथ की बात करेंगे तो वहां पर आप हमेशा इन्फेंटोमीटर को आंसर देंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, उसे हमेशा लिटाकर ही हम उसकी लंबाई को मापते हैं। तो 1 साल तक के बच्चे या इससे कम उम्र के बच्चों में अगर आपको लंबाई मापनी है तो इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे जिन्हें खड़ा किया जा सकता है, उनमें हम हाइट शब्द का उपयोग करते हैं, और इसे मापने के लिए स्टैंडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी चीज है। अगर क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि हाइट को मापना है, ऊंचाई को मापना है, तो स्टैंड कर दो, यानी स्टैंडियोमीटर काम में ले लो। और लेटा हुआ है बच्चा, लेंथ को मापना है, तो इसका मतलब है इन्फेंटोमीटर का आपको इस्तेमाल करना है। हाइट का पूछे तो स्टैंडियोमीटर, लेंथ का पूछे तो इन्फेंटोमीटर, एज के हिसाब से पूछे तो 1 साल से कम यानी इन्फेंट तो इन्फेंटोमीटर, 1 साल से ज्यादा तो फिर स्टैंडियोमीटर। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है। रिफ्रैक्टोमीटर यूज्ड टू मेजर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड सैंपल। किसी भी ब्लड सैंपल के अंदर कितना प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है, इस चीज को हम पता करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने में भी रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 1.005 से लेकर 1.030 के बीच में। गोनियोमीटर क्या है? किसी भी जॉइंट में कितने एंगल की मूवमेंट संभव हो पा रही है, इसे मापने के लिए गोनियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। रेंज ऑफ मोशन का पता करने के लिए गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज important one. 3 months old baby can do all except। 3 महीने का बच्चा इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कैन टर्न सुपाइन फ्रॉम प्रॉन पोजीशन। ऑप्शन बी, लिफ्ट हेड इन प्रॉन पोजीशन। ऑप्शन सी, टर्न हेड टू साउंड। ऑप्शन डी, सोशल स्माइल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक बच्चा सुपाइन पोजीशन प्रॉन पोजीशन से सुपाइन में 7 मंथ की एज पर टर्न कर सकता है। बच्चे की उम्र जब 7 महीने की हो जाती है, तब आप उसे उल्टा लेटा दीजिए, वो वापस करवट लेकर सीधा हो जाएगा। ये काम 7 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब कर पाता है। 3 महीने का बच्चा ये चीज नहीं कर सकता। उसे आपने जिस पोजीशन में लेटाया है वो वैसा ही रहता है। 3 महीने की उम्र होने पर बच्चा अपने प्रोन पोजीशन में लेटाया गया हो तो वो अपने हेड को अप कर सकता है। बिल्कुल सही है, अपनी गर्दन को ऊपर उठा सकता है प्रोन पोजीशन में। इसके अलावा बच्चे को जिस डायरेक्शन से साउंड सुनाई देता है उस तरफ अपनी गर्दन को घुमा सकता है। बिल्कुल कर सकता है 3 महीने का बच्चा। इसके अलावा सोशल स्माइल बच्चा देख दे सकता है, यानी अपनी मदर को देखकर मुस्कुरा सकता है। ये चीजें 3 महीने का बच्चा कर सकता है। Next important question is, which of the following vitamin deficiency is responsible for neonatal seizure? इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण बच्चे में सीजर्स हो सकते हैं, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, मिर्गी दौरे जैसी कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी, थायमीन या फॉलिक एसिड। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। पायरिडॉक्सिन, जिसे हम विटामिन बी 6 के नाम से भी जानते हैं, बच्चों में इसकी कमी के कारण सीजर्स आ सकते हैं। नियोनेट्स में इसकी कमी के कारण सीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू, इनमें से किस जगह पर इंजरी के कारण फुट ड्रॉप कंडीशन हो सकती है? सियाटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट के पैरों में मौजूद पेरोनियल नर्व के अंदर इंजरी हो जाए तो इससे फुट ड्रॉप कंडीशन हो सकती है। इस डायग्राम में देखिएगा, ये किसी क्लाइंट का पैर है जो कि लंबे समय से बेड पर ही लेटा हुआ है। वो चाहकर भी अपने पैरों में मूवमेंट नहीं करवा पा रहा। अब कुछ समय बाद क्या होगा, इसके जो ये फुट वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक जाएगा और इसके आगे की तरफ झुकने के कारण यहाँ पर मौजूद पेरिनियल नर्व में इंजरी हो जाएगी और इस नर्व में इंजरी के बाद पर्सन अपने फुट को चाहकर भी वापस ऊपर नहीं उठा पाएगा, इसे फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पाएगा। ये चीज जो है वो फुट ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। और जब हमें हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स में फुट ड्रॉप की कंडीशन को प्रिवेंट करना होता है तो हम पेशेंट के पैरों के सोल्स से टच करके फुटबोर्ड नाम की एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं, यानी एक तख्तीस लगा देते हैं जिससे पेशेंट का पैर आगे की तरफ ना झूले, ये स्ट्रेट यहाँ पर इसी पोजीशन में रहे। तो ऐसा करके हम इस नर्व में हुई इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लाइंट में हुए फुट ड्रॉप कंडीशन को रोक सकते हैं। तो फुट बोर्ड लगाकर हम डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी को रोककर फुट ड्रॉप कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। फुट ड्रॉप कंडीशन होने का मतलब है क्लाइंट के फुट का प्लांटर फ्लेक्शन हो जाना, यानी आगे की तरफ लटक जाना, आगे की तरफ झूल जाना। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट वे टू एडमिनिस्टर माइकोस्टैटिन सस्पेंशन इन एन इन्फेंट? किसी इन्फेंट में यदि माइकोस्टैटिन सस्पेंशन अप्लाई करना हो तो इसका क्या मेथड सबसे सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर माइकोस्टैटिन इन अ सिरिंज, सिरिंज के थ्रू आप एडमिनिस्टर करें बच्चे में इसे। प्लेस माइकोस्टैटिन ऑन द निपल ऑफ फीडिंग बॉटल, फीडिंग बॉटल के निपल पर माइकोस्टैटिन लगाकर बच्चे को सक करने के लिए दें। मिक्स माइकोस्टैटिन विद मिल्क, माइकोस्टैटिन को मिल्क के साथ मिक्स करके दें। या फिर स्वाब माइकोस्टैटिन ऑन अफेक्टेड एरियाज, माइकोस्टैटिन मेडिसिन को स्वाब पर रखकर अफेक्टेड एरियाज पर अप्लाई करें। थोड़ा इजी कर देते हैं इसे। माइकोस्टैटिन एक मेडिसिन है जिसके अंदर साल्ट होता है नेस्टैटिन, NYSTATIN, नेस्टेटिन। इस मेडिसिन का यूज क्या है? ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगस से हुए इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। अब फंगल इन्फेक्शंस कौन-कौन से हो सकते हैं थोड़ा और ये समझ लीजिएगा ताकि आपको आंसर सेलेक्ट करने में थोड़ा इजी रहेगा। ये हो सकते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है, डायपर रैश हो सकता है, थ्रश हो सकता है, इसोफेजियल कैंडिडाइटिस हो सकता है, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इन सभी में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। जब हम इन्फेंट्स के अंदर इस ड्रग को अप्लाई करने की बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन का सबसे सही मेथड है कि हम माइकोस्टैटिन मेडिसिन को हम स्वाब के ऊपर लेकर उसे बच्चे में जिस एरिया पर ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, माइकोस्टैटिन यानी नेस्टैटिन ड्रग जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है, उसे स्वाब पर लेकर जिस-जिस जगह पर बच्चे में इन्फेक्शन है, उस जगह पर अप्लाई करना सबसे करेक्ट मेथड है इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। मे इन्वॉल्व वेरी फ्यू न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स के दौरान बहुत ही थोड़े न्यूरॉन्स काम करते हैं। ऑप्शन बी इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल,
ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। ऑप्शन सी, इट इज नॉट लर्न, ये सीखा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। रिफ्लेक्स की डेफिनेशन के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही बैठता है, ये आपको बताना है। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रिफ्लेक्स का मतलब है अपने आप होने वाला एक प्रोटेक्टिव एक्शन, और ये जिस जगह पर हमें डेंजर फील होता है वहाँ के न्यूरॉन्स द्वारा फील किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। इसके अलावा ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए, आप कहीं पर जा रहे थे और अचानक आपके पैरों में कोई काँटा चुभ गया, कोई पिन चुभ गई, तो आप तुरंत बिना सोचे अपने पैर को उस जगह से उठा लेते हैं। तो क्या ये आपके कॉन्शियस माइंड ने किया है? नहीं, ये अनकॉन्शियसली ऑटोमैटिकली होने वाला प्रोटेक्टिव एक्शन है। तो ये ही रिफ्लेक्स कहलाता है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। ऑप्शन सी, ये इस रिफ्लेक्स को नेचर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देती है, हम इसे सीखते नहीं हैं या इसे सीखा नहीं जाता। ये इनबिल्ड सॉफ्टवेयर की तरह हमारी बॉडी में नेचर द्वारा हमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग एनीमिया होने पर देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बताना है। लो एचपी लेवल, फैटीग, हाइपर एक्टिविटी, लैसीट्यूड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिविटी। जब भी किसी फीमेल को या किसी पर्सन को एनीमिया जैसी कंडीशन होती है तो उसके अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है, लो एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिविटी यहाँ देखने को नहीं मिलती। एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, सिंपली कहें तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। हमारी ये जो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिएगा रेड कलर से एक स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसे आप आरबीसी मानिए, रेड ब्लड कार्पसल मानिए, और इसके ऊपर यहाँ जो डॉट्स लगाए गए हैं ये हीमोग्लोबिन है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, और जब भी हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा शरीर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एनर्जी बना पाता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ब्लड सेल्स आरबीसी नहीं होंगी, तो हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से टिश्यू तक नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारी शरीर शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और पर्सन थोड़ी भी मेहनत करते ही खुद को थका हुआ महसूस करेगा, क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं बन पा रही है। तो याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को एनीमिया जैसी कंडीशन होती है तो उसे हमेशा वीकनेस फील होती है, उसे मसल टोन डिक्रीज महसूस होती है, फटीग होती है, रैपिड पल्स देखने को मिलती है, रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलती है, पेल स्किन देखने को मिलती है। यहाँ पर पेल स्किन शब्द को याद रखिएगा, एनीमिया होने पर आपको हमेशा पेल स्किन देखने को मिलेगी, और येलो स्किन जो होती है वो जॉन्डिस के होने को बताती है। पेल स्किन का सिंपल मतलब होता है त्वचा का स्किन का बेरंग हो जाना, यानी कि लाइट कलर का हो जाना, इस तरह से ये इसे आप याद रखेंगे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो मेल के अंदर 14 टू 16 नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है, जबकि फीमेल के अंदर 12 टू 14 नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार एडोलेसेंस एज में किस चीज के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है? ऑप्शन ए, बिकमिंग इंडस्ट्रियस। ऑप्शन बी, establish an identity। ऑप्शन सी, अचीविंग इंटीमेसी। ऑप्शन डी, डेवलपिंग इनिशिएटिव। एडोलेसेंस एज 11 से 19 ईयर्स के बीच की होती है, और इसमें कौन सा डेवलपमेंट टास्क देखा जाता है?
The right answer is option B. एडोलेसेंस एज के अंदर डेवलपमेंट गोल का फोकस अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने पर होता है। इस उम्र में व्यक्ति अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता है। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट इज टू डिटेक्ट फीटल। इनमें से किस चीज की मैच्योरिटी के असेसमेंट के लिए हम नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट करवाते हैं? ब्रेन, हार्ट, किडनी या लंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे में लंग्स मैच्योर हुए हैं या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए हम नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट करवाते हैं। नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इस तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Thank you so much once again. Be confident and best of luck.